नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और उसमें हमारा चैप्टर था 10वां चैप्टर था, सॉरी 9वां चैप्टर, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें हम फर्स्ट लेक्चर में चारों पॉइंट क्लियर कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे पीछे के चारों बिंदु, सिक्के, नगर जो कि अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, शिल्प, शिल्पकार, सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकमेडू। ये चार बिंदु आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले सिक्कों पे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के, भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के थे जिन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं इनको। आहत सिक्के क्यों कहते हैं? क्योंकि धातु को पिघलाने के बाद इनके ऊपर एक ठप्पा लगाया जाता था। ठप्पा लगाने के मतलब थोड़ा सा उनको एक प्रकार से आहत किया जाता था, धक्का दिया जाता था, इसलिए इनको आहत सिक्के भी कहा जाता है। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना ठप्पा लगाया जाता था, तो ठप्पा लगाना मतलब क्या हुआ, वहाँ पे एक सील थी जिसके ऊपर 5 निशान थे। उन्हीं निशानों को एक प्रकार से उसके ऊपर ठप्पे के रूप में यूज़ किया जाता था। 5 निशान होने के कारण इनको पंचमार्क भी कहा जाता था और पंचमार्क सील से उनको जोर से किया जाता था, धक्का दिया जाता था, इसलिए उनको आहत सिक्के भी कहते हैं। 5 निशान कौन से थे? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अर्ध चंद्रमा, ठीक है, सांड था एक, मछली, पेड़ और हाथी। ये 5 निशान इनके ऊपर थे। इन सिक्कों का जो अध्ययन किया था वो रेप्सन महोदय ने किया था। रेप्सन द्वारा इनका अध्ययन किया गया। ठीक है, अब बात आती ये धातु के सिक्के थे, तो कौन सी धातु यूज़ हुई थी इनमें? तो मुख्य रूप से जो धातु यूज़ हुई है पंचमार्क सिक्कों में वो है चांदी। आप 100 सिक्के मिले तो उनमें से 90% सिक्के किसके हैं? चांदी के सिक्के हैं। और कुछ सिक्के जो मिले हैं वो तांबे के भी मिले हैं हमें, और कुछ स्वर्ण के सिक्के भी मिले हैं ये। ठीक है, तो तीनों टाइप के सिक्के मिले हैं। हालांकि स्वर्ण मैंने और कहीं नहीं पढ़ा एनसीईआरटी के अलावा, बाकी सारी किताबों में चांदी और तांबे का जिक्र ज़रूर है, लेकिन एनसीईआरटी ने स्पष्ट लिखा है कि सोने के भी पंचमार्क सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन धातुओं के ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, पंचमार्क सिक्के हैं। और इसके अलावा इनकी जो आकृति आप देख पा रहे होंगे, गोलाकार भी है और साथ साथ में कुछ आयताकार भी है। ठीक है, और वर्गाकार आकृतियां भी इनकी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार टाइप की आकृतियां हमें प्राप्त हुई है। ये हाथ सिक्के थे जो कि भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। ठीक है, और प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, और निश्चित रूप से इन सिक्कों का होना इस बात को दर्शाता है कि उस समय नगरों के अंदर किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य होता होगा, मुद्रा प्रणाली विकसित हुई, ये सारी बातें आई है। मैंने महाजनपद वाला जो लेक्चर था हमारा एनसीईआरटी का, उसमें इन सिक्कों के ऊपर भी बात की थी मैंने, और किस तरह से इनका विकास हुआ इसके ऊपर डिटेल में बात की गई है, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना। तो ये सिक्कों की बात थी यहाँ पे। तो सिक्कों में आहत सिक्के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुख्य रूप से ये सिक्के जो प्राप्त हुए हैं ये हुए नॉर्थ इंडिया में। कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तरी भारत में ये सिक्के अधिकांश रूप से प्राप्त हुए, और इनसे संबंधित यही सवाल बनते, इससे ज़्यादा इसका सवाल नहीं बनता। इसका आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गई बात सिक्कों की। अब बात आती है नगर, जो कि अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। नगर जो कि अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, और अनेक गतिविधियों का क्या मतलब है कि एक नगर के अंदर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे वो शिल्पकार के रूप में काम करने की एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो आपके व्यापार वाणिज्य की एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो आपके विभिन्न प्रकार के कला केंद्र के रूप में उस नगर का उपयोग होता हो, चाहे धार्मिक रूप से उपयोग होता हो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा मथुरा का। किसका एग्जाम्पल देंगे हम? मथुरा का देंगे। हम क्यों देंगे मथुरा का एग्जाम्पल? क्योंकि एनसीईआरटी ने भी मथुरा की ही बात की है। ठीक है, मथुरा कहाँ है? यूपी के अंदर, राजस्थान के टच होता हुआ क्षेत्र। अगर आप
मैप में देखोगे तो आपको मिलेगा इस टाइप से। मान लो ये राजस्थान है, ये यूपी है, तो इस इलाके में ये मथुरा यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? मथुरा थी, तो ये है मथुरा। ठीक है, मथुरा क्यों चर्चित था? मथुरा कई सालों तक एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में रहा था, और सबसे खास बात ये थी कि मथुरा एक ऐसे स्थान पे था जहाँ से 2 महत्वपूर्ण मार्ग होकर गुजरते थे। अगर बात करेंगे कि जैसे वापस मैं मैप ले आता हूँ कि जब इधर से नीचे आते थे तभी मथुरा बीच में आता था, और इधर से जब इधर साइड जाते थे, उत्तर मध्य एशिया की तरफ जाते थे हम, मध्य एशिया की तरफ, तो बीच में मथुरा आता था, और दक्षिण भारत की तरफ जाते थे तब भी बीच में मथुरा आता था। तो मथुरा एक प्रकार से एक ऐसा क्षेत्र था जो कि आपके 2 मुख्य मार्गों के बीच में था। चाहे आप उत्तर पश्चिम की तरफ जाओ, चाहे आप दक्षिण की तरफ जाओ, दोनों तरफ एक टाइप से बीच में आने के कारण। तो आप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत का रास्ता और दक्षिण भारत का रास्ता मथुरा से होकर गुजरता था। तो इस वजह से मथुरा एक तो चर्चा का केंद्र था, मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापारिक दृष्टि से, जहाँ से आपके व्यापारी लोग निरंतर यहाँ से गुजरते थे। दूसरी बात, पूरे मथुरा शहर की हमें किलेबंदी मिली है। ठीक है, पूरे मथुरा शहर की क्या मिली है? किलेबंदी। किलेबंदी का मतलब ये हुआ कि पूरा नगर जिसके चारों तरफ एक प्रकार से बड़ी सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी, और सुरक्षा प्राचीर को हम क्या कहते हैं? किलेबंदी कहते हैं। इस किलेबंदी के भीतर कई सारे मंदिर प्राप्त हुए, कई सारे मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं। और इस किलेबंदी की बाहर की तरफ अगर अपन देखते हैं तो विभिन्न सारे किसान पशुपालक लोगों के घर भी मिले हैं, ऐसे किसान पशुपालक। ठीक है, इनके भी अवशेष प्राप्त हुए, और ऐसा अनुमान है कि किसान पशुपालक लोग क्या करते थे, इस किलेबंदी के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनके लिए खाद्यान्न पानी की व्यवस्था जो है वो करते थे। इसके अलावा मथुरा की अगर बात की जाए तो कुषाणों की ये दूसरी राजधानी भी थी। पेशावर के बाद में दूसरी राजधानी कुषाणों की कौन सी थी? तो मथुरा थी। कुषाणों की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, मथुरा। एक राजधानी कुषाणों की पेशावर थी, और दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। तक्षशिला भी इस समय का एक महत्वपूर्ण शहर था, और आपको पता होगा कि कनिष्क के काल में जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, बौद्ध संगीतियों के ऊपर हम पिछली में बात पहले कर चुके हैं, तो उस समय आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया था। और महायानियों ने क्या किया था? बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ कर दी थी, जबकि हीनयानी महायान योनि की तरह नहीं थे। हीनयानियों ने बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की थी, जैसे वो पद चिन्ह की पूजा करते थे, चाहे पीपल की पूजा करते थे, चाहे वृक्ष की पूजा करते थे, घोड़े की पूजा, इस टाइप से पूजा करते थे। जबकि महायानियों ने क्या किया था? मूर्तियां बनाई थी। और ये महायानियों का दबदबा या प्रारंभ कब हुआ था? महायानियों का प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में। तो कुषाण काल में मथुरा के अंदर मूर्तियों का निर्माण भी शुरू हो गया था, इसलिए उसको मथुरा कला कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि कनिष्क के काल में या कुषाण काल में मथुरा मथुरा निर्माण कला का विकास हुआ था, जिससे मूर्तियां बनाई गई थी। इन मूर्तियों में आपके बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी हमें कई प्राप्त हुई है, हमें जैन धर्म की कई मूर्तियां प्राप्त हुई है, हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सनातन हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। तो विभिन्न प्रकार की मूर्तियां इस समय बनाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा मथुरा से कई अभिलेख भी प्राप्त हुए। ठीक है, कई अभिलेख भी प्राप्त हुए, और इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ये लोग जो थे मथुरा के अंदर, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे व्यापारी हो, शिल्पकार हो, राजा रानियां, सारे के सारे इन मंदिरों के लिए वगैरह के लिए दान देते थे। ठीक है, अच्छा, केवल मंदिर ही नहीं मिले, यहाँ से कई मठ भी मिले हैं, कई विहार मिले हैं। इस प्रकार से जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों धर्मों का केंद्र था मथुरा। और आपने पढ़ा भी होगा, भगवान कृष्ण का क्षेत्र रहा है ये, और शौरसेनी और आपके मथुरा के लिए मथुरा के अंदर यूँ कही मथुराई, शौरसेनी, हरिकेलीज,
यूनानियों ने ये शब्द भी इनके लिए उपयोग में लाए हैं। तो ये मथुरा का काम था। यहाँ पे ये मथुरा पूरा का पूरा शहर था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो एक ही नगर के अंदर देखिए शिल्पकार भी थे, मूर्ति निर्माण केंद्र भी था, राजधानी का काम भी किया जा रहा था, किलेबंदी भी थी, यहाँ से कई अभिलेख भी मिले हैं, व्यापारिक रूप से भी मुख्य केंद्र था, किसान पशुपालकों के लिए भी एक प्रकार से यह मुख्य केंद्र था। तो एक ही नगर के अंदर विभिन्न सारी गतिविधियां उस समय की जाती थी, जिसके कई सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, जो कि हमने अभी देखा कि एक ही नगर के अंदर कई सारी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है शिल्प और शिल्पकार। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा है कुछ नहीं, फिर भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, शिल्प और शिल्पकार। देखो शिल्प क्या होते हैं, सामान्य भाषा में अगर अपन बात करें तो छोटी मोटी जितनी भी कलाएं होती है, चाहे वो गांव के अंदर अपन जाते हैं तो गलीचा बनाने की कला है, ये जितनी भी कलाएं जिससे उनको एक प्रकार से इनकम आय होती हो, उनका जीवन यापन चलता हो, उसे अपन शिल्प कहते हैं। तो छोटी मोटी जितनी भी कलाएं हैं ये शिल्प हो गया। तो शिल्पकार गाँव के अंदर रहते थे, और जैसे सूत काटना ये भी एक प्रकार की शिल्प कला है। मैं अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करूं, अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र के अंदर टोटल 15 अधिकरण सॉरी, मैं पिछली वीडियो में शायद गलती से 18 बता दिए थे, तो आपने अगर 18 लिखे हो तो उसको कट करके 15 कर देना। तो अर्थशास्त्र के अंदर टोटल 15 अधिकरण है। ठीक है, इस 15 अधिकरण के अंदर जो 7वां अधिकरण है, इस 7वें अधिकरण के अंदर इस सूत कि किस तरह से बुनाई की जाए उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से वो मिलती है? हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और पूरा का पूरा एक प्रकार से विवरण किया गया है उस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि किस तरह से एक प्रकार से यूँ कहिए कि सूत की कताई कैसे की जा सकती है, बुनाई कैसे की जा सकती है। तो सूत की कताई व बुनाई का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कताई बुनाई, इसका वर्णन अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, उसके 7वें अधिकरण से। टोटल 15 अधिकरण है यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र में किस तरह से शिल्पकार रहते थे, किस तरह से काम करते थे, क्योंकि अधिकांश शिल्प नष्ट हो गए हैं। अधिकांश शिल्प क्या हो गए? नष्ट हो गए, जिसके हमारे इसके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो इन शिल्पों की जानकारी के लिए हमें साहित्य पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? साहित्य पर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शिल्प नष्ट हो गए। और शिल्प नष्ट क्यों हुए? क्योंकि ऐसी कच्ची सामग्री से ही बने थे, जिसके कारण शिल्प क्या हो गए? नष्ट हो गए। इस वजह से हमें इनके लिए साहित्य स्रोतों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जैसे साहित्य में लिखा है कि मदुरई व वाराणसी, ठीक है, कपड़े के शिल्प के लिए प्रसिद्ध थे। अब हमें कपड़े का शिल्प यहाँ से पुरातात्विक रूप से तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ इस साहित्य से हमें जानकारी मिल गई कि इस तरह से हमें मदुरई और वाराणसी के शिल्प है वो प्रसिद्ध थे। ये जानकारी हमारे को साहित्य से प्राप्त होती है। तो शिल्प और शिल्पकार की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों की बजाय किससे ज़्यादा प्राप्त होती है? साहित्यिक स्रोतों से। दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो किसी न किसी पुस्तक पे, लेख पे वगैरह पे कहीं न कहीं लिखे हुए होते हैं, जबकि जो पुरातात्विक स्रोत है वो किसी न किसी खुदाई से बाहर निकालने पड़ते हैं। जैसे जितने भी मृदभांड मिले हैं, चाहे वो मूर्तियाँ मिली हो, ये सारे के सारे, कोई मंदिर मिला हो या फिर कोई ऐसी पूजा का स्थान मठ विहार मिला हो या कोई भवन मिला हो, ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ठीक है ना? तो पुरातात्विक स्रोत ऐसे होते हैं जिनकी खुदाई करके हमें निकालना पड़ता है। इसके अलावा देखिए, शिल्पकार के साथ में व्यापारी वर्ग भी गाँव में रहता था, और दोनों की खास बात क्या थी? दोनों की जो श्रेणियाँ थी, जैसे एक शहर के अंदर बुनकरों की एक प्रकार से कोई श्रेणी है, बुनकर जो बुनने का काम करते, शिल्पकारों की एक श्रेणी है। तो इस पूरी की पूरे लोग जो होते थे, जितने भी बुनकर थे, उनकी एक संगठन बनाया हुआ था, जैसे अपन श्रेणी कहते हैं। व्यापारियों के संगठन भी क्या कहलाते थे? श्रेणी कहलाते थे। बस दोनों के काम अलग अलग थे। व्यापारियों की जो श्रेणियाँ बनी हुई थी, उनका क्या होता था? बैंकिंग का काम। जैसे व्यापारी वहाँ पे अपना पैसा जमा करवा सकते थे, व्यापारी वहाँ से उधार ले सकते थे, है ना। व्यापारी विभिन्न प्रकार का श्रेणियाँ क्या काम करती थी व्यापारियों के लिए? बैंकिंग का काम करना, उधार देना, इस टाइप से सारे वित्तीय काम भी करती थी। जबकि शिल्पकारों की जो श्रेणियाँ थी वो क्या काम करती थी? शिल्पकारों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना।
प्रशिक्षण देने का काम करती थी। और क्या क्या काम करती थी? और आपके इन शिल्पकारों के लिए कच्चे माल का प्रबंधन करती थी, रॉ मटेरियल जो है उसका प्रबंधन करती थी। उसके बाद जो पक्का माल है, उस पक्के माल को बेचने के लिए भी शिल्पकारों की मदद कौन करती थी? ये श्रेणियाँ करती थी। तो विभिन्न सारी श्रेणियों का उल्लेख हमें इस समय साहित्य से प्राप्त होता है कि चाहे व्यापारी हो, चाहे शिल्पकार हो, इस समय कई सारी श्रेणियाँ थी और ये सारी श्रेणियाँ ये काम करती थी। आज भी अगर अपन देखते हैं, जैसे आप कोई नाई की दुकान गए, तो नाई की दुकान जाओगे तो वहाँ पे एक आपको टेम्पलेट लिखा हुआ मिलता है कि नाई संघ के अनुसार कटिंग की रेट ये है, मतलब ये इनकी श्रेणी है। आप रिक्शे में बैठोगे तो रिक्शे में भी ऐसा होता है कि सभी रिक्शे वालों का एक यूनियन होती है, तो वो यूनियन एक प्रकार से श्रेणी होती थी, आज भी है, पहले भी थी। तो इन श्रेणियों के ये सारे क्या होते थे? काम होते थे। तो ये शिल्पकार और आपके श्रेणियाँ। अब है सूक्ष्म निरीक्षण किस शहर का? अरिकेमेडू का, और साथ साथ में हम बेरीगाजा, दोनों का एक प्रकार से क्या करेंगे? निरीक्षण कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये मैप देख पा रहे होंगे, ये गुजरात है और ये तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात का ये जो इलाका है, ये इलाका भरूच डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। ठीक है, ये पूरा अरब सागर है, ये भरूच है। ठीक है, भरूच, जिसे प्राचीन काल में बेरीगाजा कहते थे। क्या कहते थे? बेरीगाजा कहते थे। और ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास में ये इलाका पुडुचेरी का है। ठीक है, पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी वैसे 3 राज्यों में फैला हुआ है। ऊपर आंध्र प्रदेश में यन्नम, पुडुचेरी, कराईकाल। ठीक है, और इधर भी आपके केरल में भी इसका एक इलाका है, एक तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इधर माहे आया हुआ है। ठीक है, ऊपर आंध्र प्रदेश में यन्नम आया हुआ है, और पुडुचेरी और कराईकाल ये दोनों आपके यहाँ पे आए हुए हैं, कराईकाल। तो इन चारों को मिलाते हैं, यन्नम, पुडुचेरी, कराईकाल और माहे, इन चारों को मिलाते हैं, तब जाके पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ठीक है, तो ऐसे कई बार पूछते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 भिन्न राज्यों में है, तब आता है पुडुचेरी। कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में पुडुचेरी फैला हुआ है। तो तमिलनाडु वाला जो पुडुचेरी वाला भाग है, ये यहाँ पे एक बंदरगाह है, बंदरगाह नगर है अरिकमेडू। ठीक है, अरिकमेडू। तो आज हम बात करेंगे अरिकमेडू और भरूच की। ठीक है, सबसे पहले हम अरिकमेडू की बात कर लेते हैं। देखो अरिकमेडू जो है वो है आपके कहाँ पे? वो है तमिलनाडु में, यूँ कहिए कि पुडुचेरी में। इसमें सबसे पहली बात ये याद रखनी कि ये बंदरगाह था। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ से एक हमें एक यूँ कहिए कि जो कोई इस बड़ा मिट्टी का ढांचा प्राप्त हुआ, जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो निश्चित रूप से कोई गोदाम होगा कोई, तो एक ईंटों का ढांचा यहाँ से प्राप्त हुआ है। ईंटों का एक ढांचा प्राप्त हुआ है, जिसे हम गोदाम कह सकते हैं। यहाँ से हमें एक गोदाम भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अरिकमेडू से। इसके साथ साथ यहाँ से हमें एम्फोरा प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? एम्फोरा। एम्फोरा क्या होता है? भूमध्य सागरीय जो देश है, इटली वगैरह, इन सारे देशों में ये एम्फोरा पात्र होता है, जिसमें लिक्विड फॉर्म के पदार्थ रखे जाते हैं, चाहे शराब रखी जाती थी, तेल रखा जाता था, इस टाइप से। तो एम्फोरा भूमध्य सागरीय पात्र है, कि पात्र है एम्फोरा, जिसमें द्रव पदार्थ रखे जाते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रखे जाते हैं। ये एम्फोरा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए, समझते जाइए बात को। कई सारे एम्फोरा हमें यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से हमें एरेटाइन भी मिले हैं। देखो एरेटाइन क्या है? एरेटाइन एक शहर है इटली का। कहाँ का शहर है? इटली का एक एरेटाइन शहर है, और इस शहर के अंदर एक ऐसे बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर सील लगी हुई है, जिनके ऊपर एक प्रकार से यूँ कहिए कि मुहर लगी हुई है, बिल्कुल लाल चमकदार बर्तन है। ऐसे ही बर्तन हमें अरिकमेडू से भी प्राप्त हुए। तो एरेटाइन बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, एरेटाइन कहाँ का शहर है? इटली का शहर है, और इस इटली के शहर में लाल चमकदार मुहर लगी हुई बर्तन प्राप्त हुए, जिसे
चमकदार बर्तन प्राप्त हुए और इन बर्तनों को हम क्या कहते हैं, एरेटाइन कहते हैं। एरेटाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि एरेटाइन नगर से प्राप्त हुए और इसी वजह से उनको हम क्या कहते हैं, एरेटाइन बोलते हैं। तो ऐसे के ऐसे बर्तन हमें यहाँ से भी प्राप्त हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे रोमन शैली के बर्तन मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। रोमन शैली, रोम में जिस टाइप से बर्तन बनते थे उस टाइप के बर्तन हमें यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के रत्न भी मिले हैं। रोम की ढेर सारी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। इस आधार पर ये कहा जाता था कि प्राचीन कालीन रोम का व्यापार इन क्षेत्रों में होता था और यहाँ से समृद्ध व्यापार के प्रमाण हमारे को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, ये इन लाल चमकदार बर्तनों से मुझे याद आया कि एक NBPW बर्तन भी है। NBPW का क्या मतलब होता है, मैं आगे थोड़ा उसको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये अरिकमेडु शहर है जिससे हमें पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अरिकमेडु का व्यापार किस नगर से होता था, किस जगह से होता था, रोम से होता था, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं आता हूँ बेरी गाजा भरूच पे, कि भरूच के साथ हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। देखो, भरूच गुजरात में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, गुजरात में आया हुआ है। और भरूच की खास बात क्या है कि भरूच जिस जगह पे अवस्थित है वहाँ पे यूँ कहिए कि इतना संकरा एरिया है कि वहाँ से जहाज़ निकालना बहुत ही मुश्किल कार्य होता था। तो जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई नावें जब दूसरे देशों से आती थी तो वो चालक उस संकरी खाड़ी से जहाज़ निकाल नहीं पाते थे। और संकरी खाड़ी से जब जहाज़ नहीं निकलता था तब राजा ने क्या किया था, इस समय के इन क्षेत्रों के शासकों ने क्या किया था, एक प्रशिक्षित, अपने हिसाब से ट्रेंड, यूँ कहिए कि उस क्षेत्र के स्थानीय लोग थे जो बहुत ही ट्रेंड थे नावों के, वहाँ पे टीमें लगा रखी थी। और वो क्या करते थे, इस जगह से भरूच में जहाज़ आपके इस खाड़ी से पार करवाते थे। आज भी पनामा नहर की अगर अपन बात करें तो पनामा नहर में आज भी ऐसा होता है कि पनामा नहर में जब लॉक सिस्टम है तो उस जहाज़ को पार करवाने के लिए क्रू मेंबर उतर जाते हैं और पनामा नहर के क्रू उसके अंदर घुसते हैं और वो लोग उसको पार करवाते हैं। तो ऐसा सिस्टम है, वो संकरी खाड़ी होने के कारण यहाँ पर भी अपनाया गया था, ठीक है। कहाँ पे, भरूच के अंदर, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ से विभिन्न सारी वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। यहाँ से व्यापार होता था अरब, मध्य एशिया, रोम, इन सारे क्षेत्रों के साथ में भरूच का व्यापार होता था। पश्चिमी तटों का भरूच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ठीक है, बंदरगाह था। आयात निर्यात होता था यहाँ से। आयात किसका होता था, तो यहाँ से आयात और निर्यात दोनों चीज़ें होती थी। देखो, आयात किस चीज़ का, देखो यहाँ अगर आयातों की बात करेंगे हम तो शराब, तांबा, टिन, सीसा, इस टाइप से मूंगा, पुखरा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें आयात होती थी। तांबा, सोना, सीसा, टिन, ठीक है, मूंगा, शराब, ये सारी चीज़ें यहाँ से आयात होती थी, मतलब आती थी। भेजा क्या जाता था, मसाले भेजे जाते थे, हाथी दांत भेजे जाते थे, ठीक है, और फर्नीचर, लकड़ियाँ जो थी वो भेजी जाती थी, जो मुख्य लकड़ियाँ थी, चंदन की लकड़ियाँ वगैरह, इस टाइप की चीज़ें यहाँ से निर्यात भी की जाती थी। इसके अलावा आपने एक किताब का नाम सुना होगा, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसके लेखक अज्ञात है। इसका लेखक कौन है, अज्ञात है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसने भारत के इस पूरे समुद्री तटीय क्षेत्रों की यात्रा की थी, स्पेशली पश्चिमी तटों की। और इस पश्चिमी तटों के बारे में, यहाँ तटीय क्षेत्रों होते हुए ये जो इसका लेखक था वो यहाँ से होते हुए आगे निकला था। इसके बारे में डिटेल में कभी अलग बात करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता। यहाँ पे इतना ही बताना चाहूँगा कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक एक यूनानी व्यक्ति था, लेखक था, जिसने लिखी थी ये पुस्तक। लेखक का नाम क्या है आज तक नहीं पता, बस इतना ही पता है यूनानी लेखक था वो। उसने इस बेरी गाजा के बारे में डिटेल से वर्णन किया है, डिटेल से हमें जानकारी दी है। ये श्रीलंका से होते हुए, इन पश्चिमी तटों से होते हुए और फिर अरब से होते हुए वापस यूनान गया था। लेखक कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, बस इतना पता है कि ये व्यक्ति यूनान का रहने वाला था। तो बेरी गाजा
भी एक बंदरगाह था पश्चिमी तट का, और अरिकमेडु जो बंदरगाह था वो था आपके किस तट का, वो था आपके पूर्वी तट का। ये दोनों के दोनों नगर यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न इनके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नगरों की याद कर लेना। थोड़ा मैं आपको NBPW के बारे में भी समझा देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको मृदभांड चैप्टर के अंदर समझा दिया है, पहला या दूसरा लेक्चर, उसमें NBPW में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। फिर भी बता देता हूँ कि नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर मतलब उत्तरी भारत के अंदर, कौन से भारत में, उत्तरी भारत के अंदर काले चित्रित वेयर यानी मृदभांड हमें ढेर सारी मात्रा में प्राप्त हुए। और ये मृदभांड जो है मौर्य काल, मौर्य पूर्व काल, महाजनपद काल, इस समय के मृदभांड है। और जितने भी मृदभांड भारत से प्राप्त हुए उनमें सबसे अत्याधुनिक और सबसे यूँ कहिए कि समृद्ध मृदभांड जो है वो ये है। और इसकी जानकारी हम आगे NCERT के किसी लेक्चर में बढ़िया तरीके से मैं वो दे चुका हूँ। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो डेफिनेटली आपको NBPW के संबंध में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये पूरा का पूरा एक प्रकार से समाप्त होता है चैप्टर यहीं पे। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बढ़िया तरीके से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए और मस्त रहिए। धन्यवाद।